तो ये 5 सवाल है जो कि अभी जितना कुछ पढ़ा है हम लोगों ने, पीछे की चीज़ों को तो जरूरत पड़ेगी आपको, है ना। तो आप 5 मिनट में करने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करके पहले इसको उतार लीजिए, 5 मिनट में इसको करने की कोशिश करिए, है ना। फिर बताइए कि आंसर क्या आ रहा है ना। आप नोट डाउन करिए ना, ठीक है। तो पहले आंसर्स को देख लेते हैं ना। सबसे पहला आंसर, ऐसा सवाल आपके एनसीईआरटी में दे रखा है ना, तो आज का होमवर्क में 3.2 एक्सरसाइज जब मिलेगा आपको तो आपको एनसीईआरटी में इसका आंसर दिख जाएगा। इसका जो आंसर आ रहा है, x की वैल्यू 0 या x की वैल्यू -3/2 आ रही है। और ये बहुत शानदार सवाल है। यहाँ पे x जो एक मैट्रिक्स है A, वो एक रो मैट्रिक्स निकल के आ रहा है, ठीक है, सॉरी एक कॉलम मैट्रिक्स निकल के आ रहा है, जिसमें वैल्यू जो आ रहा है -1 2 एंड 1 निकल के आ रहा है ये। और ये सवाल जो है वो बड़ा शानदार है, आप कोशिश करें। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर डी बताते हैं, लेकिन शायद इसका आंसर का हिंट मैंने लास्ट टर्न पे आपके देख चुका हूँ। ये आईआईटी में 2003 में आया हुआ सवाल है, और जानकर शायद ताज्जुब हो, एमयू बीटेक में ये आपको 2017 में सेम सवाल आया था। आईआईटी में आया था तो वहाँ तो ऑप्शन ऐसा था ही नहीं, वहाँ तो अच्छा था कि आप बड़ा आराम सॉल्व कर पाते। लेकिन एमयू में जब ये सवाल आया 2017 में, तो उन्होंने थोड़ा घुमा के ये ऑप्शन डालना और कंफ्यूजिंग हो गया चीज़ों को, ठीक है। तो देखेंगे अभी इस सवाल को, बड़ा मजेदार है ना। आपको ये भी पता चल गया कि आपको आईआईटी से कितने सवाल है जो एमयू कॉपी करता है। सच में मैं आपको हिंट दूंगा, है ना, आप मेरे साथ लगे रहें तो आपको समझ में आएगा कि आईआईटीज के बहुत सारे सवाल मैं आपको दिखा दूंगा ऐसा, जो एमयू ने एज इट इज कॉपी मार के दिया हुआ है, ठीक है। और 5वां सवाल बड़ा अच्छा है इन द सेंस थोड़ा सा ये है ना, सवाल को स्टार मार्क करेंगे क्योंकि इसमें 2 चैप्टर का मिक्सिंग है, एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा मैट्रिसेस का पार्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर को जानेंगे, हो सकता है आपसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वगैरह आपको ना पता, थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद इस सवाल से रिलेटेड जितनी भी चीजें वो पढ़ेंगे बेसिकली ना, उसके बाद करेंगे हम लोग। तो इसका आंसर इन टर्म्स ऑफ ए के बराबर नहीं, ए के बराबर निकल के आ रहा है। ए के पावर 70 भी अगर हम करेंगे तो वो ए के बराबर ही निकल के आ रहा है, ठीक है। देखते हैं। तो हाँ, आते हैं सॉल्यूशन पे ना। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इनमें से कौन कौन सा पॉसिबल है। जैसे पॉसिबल होने के लिए ऑब्वियस बात है, आप ए का ऑर्डर लिखा 4/2, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग बी का ऑर्डर लिखा 2/2। हाँ सर, यहाँ तक तो पॉसिबल है मामला, और इसका लिखा फिर 4/4। तो लेकिन सर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो ए तो आंसर नहीं हो सकता। फिर आए जरा ए सी बी को देखते हैं। ए का ऑर्डर 4/2, फिर सी का ऑर्डर 4/4, तो ए इंटू सी ही पॉसिबल नहीं है, तो आगे हम जाएंगे ही नहीं। तो सी ए बी कैप को जरा देखते हैं। सी ए बी, सी का ऑर्डर है सर 4/4, ए का ऑर्डर है सर 4/2 और बी का ऑर्डर सर 2/2। तो देखिए सर, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यानी हम रिजल्ट भी बता सकते हैं। जो एक मैट्रिक्स बनेगा वो 4/2 ऑर्डर का बनेगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका सी। ऐसा सवाल आपके एनसीईआरटी में ना आपको करना है ना, आपको मैंने हिंट बस दे दिया, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, जो कि एक नल मैट्रिक्स के बराबर दे रखा है। तो 3 मैट्रिसेस हैं, एक तो है आपका 1 रो और 2 कॉलम, यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम, यहाँ पे 2 रो 1 कॉलम। यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन बनेगा उससे एक मैट्रिक्स जनरेट करते हैं कि वहां पे जो मल्टीप्लिकेशन से एक मैट्रिक्स जो बना वो क्या बन के आ रहा है, वो 1/2 का बन के आ रहा है। देख लीजिए आप, एक जो रिजल्ट करेगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ये 1/2 यानी 1 रो और 2 कॉलम होंगे। एक ही रो होगा और 2 कॉलम होगा, तो आप इसको समझ सकते हैं, 1 रो 2 कॉलम, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स आएगा जो कि फर्दर मल्टीप्लाई होगा आपका x और 3 के साथ, तो आपको जनरेट कर रहा है एक नल मैट्रिक्स। तो अगर लगे आता है इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्या निकल के आ रहा है। तो पहला रो जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आपका इसका पहला एलिमेंट बनाएगा। तो पहला रो जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 2x हो गया, 2x - 9। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो 2x - 9, और ये जाके अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 4x + 0, तो दिस विल बी 4x। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक नल मैट्रिक्स जनरेट कर रहा है। तो ये है आपका 1/2 और ये है आपका 2/1। तो मल्टीप्लाई होके 1/1 का एक मैट्रिक्स बन रहा है। 1/1 मतलब एक ही एलिमेंट आने वाला, तो ये पूरा रो जाके इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होने वाला है। तो दिस इंटू दिस विल बी 2x² - 9x, और ये ऐड हो जाएगा 12x से, है ना, प्लस का 12x इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। यानी अब जो दो इक्वलिटी मैट्रिक्स इक्वल हैं, दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो ऑब्वियस जो इसका ऑर्डर है 1/1 का, इसका भी ऑर्डर 1/1 का होना पड़ेगा।
अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को यूज कर लिए, ये इसके बराबर है, यहाँ से कैलकुलेट कर लें, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस प्लस 3x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन लिया तो 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज आइदर x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू -3/2। एकदम सही। क्वेश्चन नंबर थर्ड अच्छा है, क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि एक मैट्रिक्स ए आपको पता करना है तो इसको लाके यहाँ डिवीजन में दे दो और उसको कैलकुलेट कर लो, बिल्कुल आपको ध्यान देगा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि मैट्रिक्स का डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो आप ऐसा करना तो बिल्कुल गलत होगा। तो सर इसको कैसे करेंगे इस सवाल को? अब इस सवाल में बहुत अच्छा पार्ट है कि आपको एक देखना है कि 4 1 3 और एक मैट्रिक्स यहाँ पे ए है जो कि एक रिजल्ट कर रहा है 3/3 के मैट्रिक्स में, 8 2 6 4 1 3। यहाँ पे एक रिजल्ट 3/3 का है, यहाँ एक रिजल्ट 3/8 का है। तो गौर फरमाएंगे आप कि सर अगर एक मैट्रिक्स 3/3 का, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन से 3/3 का मैट्रिक्स बन रहा है, तो पहली बात यहाँ जितना होगा वही ऑर्डर यहाँ भी उतना ही होना पड़ेगा, और फाइनल रिजल्ट यहाँ पे 3 का आ रहा है, यहाँ पे 3 का, यानी ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 1/3 का है, एक रो होगा 3 कॉलम होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स ए है उसको मान लेते हैं x है, y है और z है, और ये जो है वो इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होके 4 1 3 से मल्टीप्लाई होके ये मैट्रिक्स जनरेट किया है। उसके बाद हम लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लगा के इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो जरा मल्टीप्लाई करते हैं, ये पूरा पहला रो जो है इस पहले कॉलम से जाके मल्टीप्लाई होगा तो पहला एलिमेंट बना देगा, तो बस ये हमारा पहला एलिमेंट 4x हो गया। अब ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 4y हो जाएगा, ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4z होगा। उम्मीद है इतने में हमारा आंसर आ सकता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग के लिए पूरा मल्टीप्लाई करता हूँ। अगला वाला रो जाके अगले वाले कॉलम भी एक ही है, लेकिन से मल्टीप्लाई होगा, ये x ये y और ये z, और ये 3x ये 3y और ये 3z। अब यहाँ LHS में तो ये मैट्रिक्स आया, RHS में जो मैट्रिक्स दे रखा है -4 -1 -3 8 2 6 4 1 3। अब इसको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट कर लिया पोजीशन के हिसाब से, करस्पॉन्डिंग पोजीशन के हिसाब से, तो 4x इक्वल्स टू -4, यहाँ से x इक्वल्स टू -1, 4y इज इक्वल्स टू 8, 4y इज इक्वल्स टू 8 इंप्लाइज y इक्वल्स टू 2, 4z इक्वल्स टू 4, 4z इक्वल्स टू 4 इंप्लाइज z इक्वल्स टू 1। तो बिल्कुल सही है, जो मैट्रिक्स हमारा निकल के आया था वो -1 2 एंड 1 का एक मैट्रिक्स था, जो कि एक आपका कॉलम मैट्रिक्स था ना, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है। ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे आपको ध्यान होगा, आपको फर्दर भी चेक करना चाहिए, यहाँ से आप बिना इसको कैलकुलेट किए हुए x y z तो आप यहीं से डायरेक्ट निकाल सकते थे, -1 2 और 1, -1 2 और 1। ठीक है, तो यहाँ आपका बहुत अच्छा पार्ट है कि आप कौन सा पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे 1 है तो इससे जाके मल्टीप्लाई होगा तो x y z जनरेट होगा, यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। और यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं -1 2 और 1, क्योंकि आपको पता है कि अगर x y z का आंसर अगर सेटिस्फाई हो रहा है इस कंडीशन में तो हर जगह से सेम वैल्यू जनरेट करना चाहिए। यही चालाकी यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में किया गया। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ तक में जो भी कुछ उतारना आप उतार सकते हैं ना। तो जरा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये थोड़ा सा बस आपको बेसिक की जरूरत पड़ने वाली है ना। कह रहा है कि a और b एक मैट्रिक्स है, a स्क्वायर करने पे b मिलता है, तो ठीक है ना, कर लेते हैं ना सर, a स्क्वायर करने पे हमें b मिलता है, तो ये हमारा अल्फा है, 0 है, 1 है, 1 है, इसी को अल्फा 0 1 और 1 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके हमें एक मैट्रिक्स मिल रहा है 1 0 5 1। कैलकुलेट करते हैं, 2/2 का मैट्रिक्स है, 2/2 का ही मैट्रिक्स जनरेट होगा। अल्फा जाके अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, अल्फा स्क्वायर बना देगा, ये जाके इससे मल्टीप्लाई होकर 0 बना देगा। अब ये पूरा रो जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, ये रो ये कॉलम अब होगा अगला, तो अल्फा इंटू 0 0, 0 इंटू 1 इज 0, यहाँ पे 0 आएगा। ये 1 जाके अल्फा से तो अल्फा, ये 1 जाके 1 से तो 1, अच्छा ये 0 से तो 0 और ये 1 से तो 1, ये इक्वल हो गया 1 0 5 1 के। फिर से इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को यूज किया तो हर करस्पॉन्डिंग पोजीशन से एक तो निकल गया अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से आंसर आया अल्फा इज इक्वल्स टू +-1। उम्मीद है ना, स्क्वायर को जब भी उधर भेजते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं ना, ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, दूसरा एक और जगह अल्फा यूज हुआ सर, ये वाले पोजीशन में, तो अल्फा +1 इज इक्वल्स टू 5, तो इसको कैलकुलेट किया तो यहाँ से निकल के आया अल्फा इक्वल्स टू 4। अब एक नॉर्मल बंदा देखेगा अल्फा इक्वल्स टू +-1 भी दिया, अल्फा इक्वल्स टू 4 भी आ रहा है, और आंसर ऑप्शन नंबर डी में बोथ ए एंड बी भी दे रखा है। तो बस ध्यान देंगे, आपको मैंने क्या बताया था, जहां जहां से आंसर आएगा इस मैट्रिक्स में उन सब में कॉमन आंसर, कॉमन मतलब इनमें तो कुछ कॉमन है नहीं, इंटरसेक्शन लिया आपने
तो आपको 5 मिला, कुछ भी एलिमेंट कॉमन है ही नहीं। तो अल्फा की कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे नहीं ले सकते। अगर मान लीजिए अल्फा यहाँ हम 4 प्रोडक्ट देते हैं, अगर अल्फा 4 पॉसिबल होता तो 4 प्रोडक्ट यहाँ 16 आता, यहाँ तो 1 लिखा हुआ है। नहीं सर, हम कल को यहाँ अल्फा की जगह 1 ले लेते, ठीक है, यहाँ 1 ले लो, 1 लिया तो यहाँ पे 2 बन गया, और यहाँ पे 5 लिखा हुआ तो इक्वल तो होता ही नहीं। तो यहाँ पे एक भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है अल्फा का जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। ठीक है, सवाल को थोड़ा घुमाने के लिए इसीलिए वैल्यूज इज और आर दिया जाता है, ताकि इस पे आप कंफ्यूज हो कि और भी वैल्यूज तो नहीं है कहीं इस पे। तो यहाँ पे एक भी पॉसिबल वैल्यू नहीं आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, इसमें से जो कुछ भी आपको उतारना है उतार लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में एक थ्योरी पढ़ेंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एडवांस में ना एनसीईआरटी में तो दूर दूर तक दूरबीन लगा के भी देखो तो नहीं मिलेगा, लेकिन एडवांस लेवल में हम लोग पढ़ते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो थोड़ा सा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का बेसिक नॉलेज हल्का सा देखें, ताकि इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकें, है ना। देखेंगे तो पहले इसको उतार लीजिए आप, तो थोड़ा सा बस आप भी ना इतना ही नॉलेज रखेंगे फिलहाल। मैं आपको बोला था, आपको वादा किया था, मैं हर वो चीज जो मैं यूज करूंगा यहाँ पे, ऐसा नहीं इस सवाल को हम छोड़ दिया करेंगे, ठीक है, छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, नहीं, गलत है हमारे लिए ना कि इस तरह के सवाल। तो आप मतलब चैप्टर की मिक्सिंग होगी क्योंकि ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हम लोग कंपटीशन में कोटा में जब मैंने पढ़ा था, तो कोटा में हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ाया गया था, ताकि बहुत सारे चैप्टर जो आपके पढ़े हुए हैं 12th क्लास में या 11th क्लास में, उस सबको हम यहाँ पे मिक्स कर सकें। अब इसको मैं पूरा पढ़ाऊं, उसके बाद फिर इस तरह के सवाल करो, करेंगे हम लोग लास्ट में रिवीजन के तौर पे जब करेंगे। फिलहाल तो मैं इस तरह का जो सवाल आ रहा है उसको अभी कर ले तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। क्यूब रूट ऑफ का यूनिटी, यूनिटी मतलब बेसिकली 1 बोलते हैं ना, 1। तो थोड़ा सा हल्का सा टॉपिक है, बस आप डाल सकते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी करके, ठीक है, और इसको लिख देना दिस इज फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक में हम लोग जाके पढ़ेंगे। विल रीड इन कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जाके पढ़ेंगे हम 11th क्लास का चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आपको पढ़ाया जाता है जो एनसीईआरटी में, उससे बहुत हट के बहुत सारी चीजें हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 का क्यूब रूट, है ना, ये हमें पता करना है। तो हमने बोला ठीक है सर, इसको हम लोग x मान लेते हैं, 1 का क्यूब रूट। वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जब पढ़ते हैं इसको हम लोग z मान लेते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर z से होता है, इसलिए z से थोड़ा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को कि भाई क्या z है, मैं x मान लेता हूँ ना, x। अच्छा, अब आपको 1/3 है तो क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, x क्यूब इज इक्वल्स टू 1, यानी इनडायरेक्टली आपको तरफ तो ये क्या हो गया, x क्यूब इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो अब इनडायरेक्टली हमें इसको ना सॉल्व करके इसको सॉल्व करना है। तो आप थोड़ा बचपन की चीजों को तरोताजा करते हैं, x क्यूब माइनस 1 इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये कल को अगर चाहे तो इसको और थोड़ा सजा के ना दुल्हन की तरह ऐसे लिख सकते हैं। अब ये x क्यूब माइनस 1 का क्यूब लिखा हुआ, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला उम्मीद आपको याद होगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ना होके यहाँ पे प्लस का ए बी इक्वल टू 0, ये दे रखा है। इसको थोड़ा और सजा देते हैं दुल्हन की तरह, तो x माइनस 1 ये x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो आइडेंटिटीज को हमने यूज किया इनडायरेक्टली। अब उसको सॉल्व करने के बजाय हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ का हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करें तो या तो x इक्वल्स टू 1 निकल के आएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आप देखेंगे इसका d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये निकल के आएगा माइनस का 3। तो जो 3 है माइनस का 3 वो निगेटिव है, तो आपको क्लास 11th में नहीं तो 10th में थोड़ा बहुत याद होगा, अगर d निगेटिव होता है तो वैसे केस में रूट्स ना अनरियल आते हैं, इमेजिनरी रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट निकल के आएगा। तो यहाँ से तो एक आंसर x इक्वल्स टू 1 है, सही बात है, जब आप इसको x इक्वल्स टू 1 पढ़ोगे तो सेटिस्फाई करेगा। कहता है यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ से ना चार फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेना, -1/2 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 आयोटा, आयोटा के फॉर्म में आंसर आएगा, एक प्लस वाला होगा और एक ना माइनस वाला होगा। आप कैलकुलेट करके देखना, उम्मीद है इतना तो आता होगा आपको ना कैलकुलेट करना। रूट ऑफ -1 को हम लोग आयोटा बोलते हैं, ये भी आपको उम्मीद है पता होगा। रूट ऑफ -1 को आप कॉमन निकाल के आयोटा लिख देना। कहते हैं एक आंसर तो यहाँ पे 1 है, ये दूसरा आंसर है जो प्लस वाला, इसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं ना, सिंबल है ओमेगा, W से लिखते हैं। और ये वाला जो है ना, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये बीच में निगेटिव आ जाता है, ये बदल जाता है, इसीलिए इसको ओमेगा स्क्वायर बोल देते हैं। यानी जो आंसर्स निकल के आए इसका नाम दे दिया गया है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 3 आंसर आएंगे, 3 रूट आएंगे, 3 वैल्यूज आएंगे, एक 1 होगा, एक ओमेगा होगा, एक ओमेगा स्क्वायर होगा। तो इस पूरे वैल्यू को नाम दिया गया है ओमेगा, और इसका नाम दिया गया है ओमेगा स्क्वायर। तो ये है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जब पढ़ेंगे हम लोग डीप में तो उस वक्त अच्छे जानेंगे। 2 अभी फिलहाल मेरे काम पे जो मैं आपको अभी फिलहाल बता दे रहा हूँ। अगर सारे रूट, अगर इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट हैं, 1 है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है, तो यहीं पे लिख लेते हैं ना, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, आप उम्मीद है आपको पता होगा कि सम ऑफ रूट्स इज -b/a, तो दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को करेंगे तो -b/a। कोई b का टर्म तो है ही नहीं, कोई b का टर्म बेसिकली लीनियर टर्म ना, -b लीनियर टर्म तो है ही नहीं, तो रिजल्ट विल बी 0।
अगर ऐसे नहीं देखना है आपको तो ऐसे देख लो, आपको 1 को 1 छोड़ दो, ओमेगा आपके सामने लिखा हुआ है ना -1/2 एडेड विद √3/2 आयोटा, और ओमेगा स्क्वायर क्या है -1/2 एडेड विद -√3/2 आयोटा। ये गया ससुराल, ये गया पूरा ससुराल कट के क्या है रिजल्ट 0, ये आपको पता होना चाहिए। और जो यहाँ पे मेरे फिलहाल काम का है वो ये है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा सर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर कल कोई इक्वेशन दे रखा है इसके रूट्स हैं, जिसका प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 × ओमेगा स्क्वायर, जिसको हम लोग ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं, तो कहते हैं सर ये ओमेगा क्यूब ना 1 के बराबर निकल के आएगा। और ये कैसे निकल के आएगा, आपको बस सच वैल्यू अभी जो आपने किया 1 × ये नंबर और ये नंबर को मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको रिजल्ट निकल के आ जाएगा 1। और अगर ये नहीं पता है तो आपको क्लास 10th का या 9th का चीजें आपको पता होगा, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट इज है ना द कांस्टेंट टर्म जो भी लिखा हो ना, -b प्लस माइनस d/a है ना, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 का निगेटिव का प्लस, तो 1/1 द रिजल्ट इज 1। तो ये फिलहाल मेरे काम का है जो इस सवाल में यूज होगा। तो फिलहाल बस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आपको बस इतना पता होना चाहिए कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 3 आंसर आते हैं, या तो 1 होता है, या तो ओमेगा होता है, या तो ओमेगा स्क्वायर होता है, उसका सम ऑफ रूट 0 होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 के बराबर होता है। तो अब आते हैं हम लोग सवाल में कि a के पास 70 निकाला, तो पहले तो हम a दे रखा है, इस तरह का सवाल आपको जनरलाइज करना है। पहले हम ये पता करेंगे कि पैटर्न क्या बन रहा है। तो a अगर ये है तो a स्क्वायर क्या होगा, तो a स्क्वायर सेम ना, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, मैंने बोला था a स्क्वायर निकालने के लिए आपको स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, तो आपने स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया है ना, ये ओमेगा है, ठीक है, ये 0 है, ये ओमेगा है। तो एक बहुत खास बात, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी दे रखा है, तो डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी जो सबसे लास्ट वाली थी उसको यूज कर लेते हैं। ये ओमेगा जाके ओमेगा से मल्टीप्लाई हो, ओमेगा स्क्वायर यहाँ आने वाला, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी ओमेगा स्क्वायर आने वाला, यानी ये बनने वाला। अगर कल को हम a क्यूब भी कैलकुलेट करेंगे तो उसमें होगा क्या, ये ओमेगा क्यूब, ये 0, ये 0, ये ओमेगा क्यूब हो जाएगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी जो सबसे लास्ट में मैंने लिखा था a के पावर k वाला, उसको मैंने यूज कर लिया। इसी अंदाज में अगर हम बात करें तो a के पावर 70 को हम लिख सकते हैं ओमेगा के पावर 70 0 0 एंड ओमेगा के पावर 70। अब मुझे इसको a के टर्म्स में लिखना है, तो जरा गौर फरमाएंगे, अगर ओमेगा का क्यूब 1 के बराबर है तो ओमेगा के पावर 6 भी 1 के बराबर होगा। कैसे सर, ओमेगा का क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं इसको। ओमेगा के पावर 9 भी 1 के बराबर होगा, तो यानी 3 के मल्टीपल जितने भी हैं सब 1 के बराबर होंगे। तो क्या हम ओमेगा के पावर 70 को ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा के पावर 69 इंटू ओमेगा, ओमेगा पावर 69 3 का मल्टीपल है तो ये 1 हो जाएगा पूरा। तो ये इनडायरेक्टली ओमेगा लिखा हुआ है, इसको हम इनडायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज ओमेगा 0 0 ओमेगा, जो कि इनडायरेक्टली वो a के जैसा, a क्या a के बराबर ही है, तो इसको a के पावर 70 को हम a बोल दिए। ठीक है, तो ये बहुत आसान तब होगा जब आपको कॉन्सेप्ट पता हो चीजें ना, पहले से पता हो ये सब चीजों को। जैसे मैंने आपको बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्ट सिखाते आ रहा हूँ, इस तरह का हर कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते जाएंगे ना, इसमें वीडियो को पॉज करके जो कुछ आता है ये डब्बे में सबको बंद करके रखेंगे, क्योंकि टॉपिक से बाहर की चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ना। एक बार क्लास 11 में दिमाग से भाग गया, डब्बे में बंद करेंगे तो शायद आगे नहीं आपके दिमाग से, इसको डब्बे में बंद करके साइड में लिख लिया करेंगे कि हाँ भाई ये चीज हम लोगों ने एक्स्ट्रा पढ़ा है। इसलिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी करके कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, ये हम लोग देखें कॉम्प्लेक्स नंबर में है ना, बहुत मजेदार चीजें हैं ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो फिलहाल तो अभी आप इसमें जो कुछ उतारना आप उतार लीजिए ना, और आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ठीक है, आपके होमवर्क के लिए फिलहाल मैं आपको बस देखिए, आपको डीपीपी तो मिल जाएगा, अभी डीपीपी के बहुत सारे सवाल आपसे बन सकते हैं, लेकिन डीपीपी में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं करूंगा। मैं होमवर्क में आपको एनसीईआरटी का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 दे रहा हूँ। 3.2 कल में कुछ पार्ट बना लेते हैं आप, 3.2 आप पूरा बन जाएगा आपसे। तो 3.2 बहुत अच्छे सवाल दे रखे हैं, उसमें 2-3 सवाल मैं डिस्कस करूंगा आपके लिए 3.2 में। ठीक है, तो डीपीपी भी अभी आप करें नहीं, अगर बन रहा है तो अच्छा, आपके पास टाइम है तो डीपीपी बना ले, डीपीपी भी साथ में लेक्चर के साथ अटैच हो जाएगा। अगले लेक्चर में बस 3.2 हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ेंगे हम लोग, पूरा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फिनिश कर लेंगे। तो अगला डीपीपी जो होगा आपको दिखा होगा मल्टीप्लिकेशन एंड ट्रांसपोज दोनों पे बेस्ड है, तो मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसपोज पे फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के बाद जाके हम लोग वो डीपीपी को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक के लिए जो कुछ भी आपको उतारना है आप उतार लें, अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, है ना, बी सेफ, है ना।